हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम वीडियो बना रहे थे अपने राजस्थान से संबंधित, राजस्थान की जानकारी से संबंधित, राजस्थान जनरल नॉलेज से संबंधित है। इससे पहले अपन ने 2 वीडियो बनाए थे, उन्हीं वीडियो के क्रम में ये आगे का वीडियो है। तो उसमें अपन राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। अध्याय 1 है, कक्षा 10 की पुस्तक है ये, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से। इसमें अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम ये परिचय, इसमें बहुत सारा परिचय दिया गया है राजस्थान से संबंधित सामान्य क्वेश्चन आंसर का। तो इसमें अपन ने पहला वीडियो बनाया जिसमें सामान्य जानकारी थी पूरी पुस्तक में क्या है, किस प्रकार से है, और दूसरे वीडियो में है पाठों का अध्ययन स्टार्ट किया था। तो दूसरे नंबर का जो वीडियो था उसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी और राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से था और क्या वजूद था, और उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में राजस्थान में धातु काल के बारे में पढ़ा था अपन ने, और इसी क्रम में, इसी कड़ी में राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप समझने का प्रयास करेंगे और अपन धीरे धीरे समझ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो सबसे पहले नंबर पर जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वह है कालीबंगा सभ्यता। इसके बारे में अपने को क्या जानकारी ध्यान में रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, सबसे पहले इसके अवशेष कब प्राप्त हुए थे, इसकी खुदाई किसने की थी और इसमें क्या क्या प्राप्त हुए थे। तो ये जानकारी अपने को होनी चाहिए, और भौगोलिक दृष्टि से ये कौन सी नदी के किनारे या कहाँ पर अवस्थित है। तो इन 4-5 चीज़ों की जानकारी अपन रखेंगे इसमें। प्राचीन दृष्टुति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर से बहती हुई आती है, तो घग्गर नदी, तो उसी नदी का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला, हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। ऐसे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उससे भी पहले कालीबंगा सभ्यता पहले विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो ये अब अपन बताएंगे कि वर्तमान में तो घग्गर नदी का क्षेत्र है, लेकिन प्राचीन समय में इस घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती और दृष्टवती नदी बहा करती थी, तो उसी जगह पर यह नदी थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब कौन सी जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में है कालीबंगा सभ्यता, तो आप बताएंगे कि हनुमानगढ़ जिले में है। टाइम कितना हो गया, तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है ये। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा था। जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो काली काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ पे, और उसी काली चूड़ियों के नाम के ऊपर ही कालीबंगा पड़ा था। बंगा यानी बंगड़, और काली चूड़ियाँ वो थी, इसलिए कालीबंगा का नाम इसका वह प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और सर्वप्रथम 1952 में ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, और तत्पश्चात 1961 और 62 में बीबी लाल और बीकी थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो आप उत्तर ये बताएंगे कि 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की, और खुदाई उसके बाद में खुदाई 1961-62 में खुदाई हुई, मतलब 8-9 साल बाद में, 9-10 साल बाद में इसके बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। 5 चरणों में इसकी मतलब खुदाई हुई। तो पहले चरण में प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, मतलब हड़प्पा से भी प्राचीन निकले हैं, और वहीं तीसरे व चौथे वह 5वीं स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकालीन और उनके समान पाई गई है। तो पहले स्तर में और दूसरे स्तर में जो खुदाई हुई थी वह तो हड़प्पा से भी प्राचीन निकली, और उसमें जो साक्ष्य मिले वो हड़प्पा से प्राचीन के थे। और उसके बाद में तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर के जो खुदाई पे चरण पे कर किया गया, तो वो हड़प्पा के समकालीन मिली है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता, और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, उसके समकालीन हुई ना, तो हड़प्पा सभ्यता से जोड़ दिया इसको, तो और ये हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की। और पूर्व में तो कौन, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व वाला कौन सा था, पाषाण काल ही था, तो मतलब पाषाण काल में इसका विकास हुआ था। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान की बात है।
इसके बाद में है कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? कालीबंगा एक तो व्यवस्थित, अब यही विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती है कि कालीबंगा किस प्रकार से बसा हुआ था। तो कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। अब ये भी बात है कि वो मकान बनाने के लिए क्या यूज में लिया जाता था, तो ईंटों को यूज में लिया जाता था, मिट्टी की यानी पक्की ईंटों को यूज में लिया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। जो भी बर्तन मिले हैं वो पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। मतलब बाकी तिरछे इस प्रकार से बने हुए सुंदर व सुडौल नहीं है। बर्तनों का रंग लाल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा से जो बर्तन मिले उनका रंग किस प्रकार की प्रकृति का दिखता है? तो लाल प्रकृति का है। जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं, मतलब सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की स्वाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। कब्रिस्तान भी पाए गए वहाँ पे। तो इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। इस पद्धति के बारे में जानकारी मिली है। और साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। खोपड़ी में कंकाल, यह भी ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है क्योंकि ऐसी बातें हर सभ्यता से नहीं मिलती हैं। तो एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क से शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। मतलब मस्तिष्क का भी इलाज किया जाता था उस समय। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, क्या क्या मिले? बैलगाड़ी मिली, हवन कुंड मिली, लकड़ी की नालियाँ मिली पानी की बहाने के लिए, बेलनाकार मुहर मिली, बेलन के आकार की गोल टाइप में मुहर मिली है। हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तब आपसे पूछें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, या हड़प्पा सभ्यता से खुदाई में क्या क्या स्थान मिले हैं, तो इन सभी पॉइंटों को अपन ध्यान में रखेंगे कि ईंटों से पक्का बनाते थे, सुव्यवस्थित रूप से बने हुए थे, बर्तनों का रंग लाल था, सफ़ेद रंग भी आदि उसमें सुंदरता बनाई जाती थी, लकीरें खींची जाती थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कब्रिस्तान के भी अवशेष पाए गए हैं। खोपड़ी में 6 छिद्र मिले थे। ये बताते हैं कि वहाँ पे मस्तिष्क से संबंधित भी इलाज किया जाता था। बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर आदि से ये सभ्यताएं, ये इस सभ्यता से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं। अब ये सामान्य जानकारी होगी कालीबंगा सभ्यता की। अब स्थित कहाँ है? वर्तमान में घग्गर नदी जहाँ बहती है वहीं है ये। और इससे पहले सरस्वती और दृष्टवती नदी हुआ करती थी। और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की भी है और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी है। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता हो गई और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है ये। आहड़ सभ्यता, अब ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गई। आहड़ सभ्यता दूसरे नंबर की, राजस्थान की दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण सभ्यता है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली नदी है आयड़ नदी या आहड़ नदी। दोनों ही नाम प्रचलित हैं इसके, आहड़ नदी और आयड़ नदी एक ही नदी के नाम हैं। तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली नदी है कि तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन, मतलब पाषाण और धातु काल की युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। कब कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानते हैं इसे। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। मतलब पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे और फिर यहाँ पे तूफान से या फिर कोई भी रेगिस्तान टाइप में तो ये मतलब दब गया और फिर वो सभ्यता नष्ट हो गई, या कोई भी भौगोलिक क्रिया की वजह से नष्ट हो चुकी है। तो टीले के दबी हुई पाई गई है, टीले के नीचे दबी हुई पाई गई है, जिसे धूल कोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। धूल यानी मिट्टी होती है, धूल कोट कहते हैं जिसे, धूल कोट की सभ्यता या धूल कोट कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। यानी 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। तो उसके बाद में राजस्थान में एक मतलब क्रांति सी आ गई थी कि इसकी जांच पड़ताल करने में। तो फिर ये उसी के जस्ट एक साल बाद में 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की गई। किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ। मतलब इन दो व्यक्तियों के निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ। और खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी। कब हुई थी? 1953 में खोज हुई थी इसकी। कहाँ है? उदयपुर में है, स्थित है। कहाँ, किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ थी? वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी।
और ये आयरन नदी के किनारे स्थित थी प्राचीन सभ्यताओं में। अब इस सभ्यता से क्या क्या मिले हैं? इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। मतलब ये बात उसमें कालीबंगा सभ्यता में भी कॉमन थी, यानी धूप में ईंटों को सुखाया करते थे, पत्थरों का प्रयोग भी करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे गहनों और आभूषणों को पहनाए पहनाए ही दफनाया करते थे, निकालते नहीं थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि कालांतर में अगर धातु के जो आभूषण थे तो वह नष्ट नहीं हुए, तो इसका पता चलता है कि वहाँ पे जीवन हुआ था, यह सभ्यता विकसित थी। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। मिट्टी के बनाए हुए बर्तन बहुत ज़्यादा मिले हैं आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। कि कौन से बर्तनों की प्रमुख केंद्र है? तो अब आपसे ये पूछें कि लाल और काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र, मतलब बहुतायत में थे ना, तो इसलिए लाल और काली मिट्टी के बर्तन अधिकांश मात्रा में कहाँ पाए गए? तो अपन ये कहेंगे कि आहड़ सभ्यता से बरामद किए गए, आहड़ सभ्यता से पाए गए, प्राप्त किए गए हैं, उत्खनन कार्य में प्राप्त किए गए हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। अब इसी इसी सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं, ताम्रवर्ती नगरी। और एक मिलता जुलता प्रश्न हो रहा है, ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी, तो उसमें अलग आएगा, लेकिन अभी अपने इसमें ध्यान रखें कि ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। किस सभ्यता का नाम मिलता है? आहड़ सभ्यता का। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। क्योंकि पहले ही आ चुका था ये बात तो, कि यह सभ्यता कौन सी है? यह पाषाण धातु युगीन, यानी पत्थर और धातु दोनों की मात्रा है इसमें, पत्थर और धातु युगीन सभ्यता है, पाषाण और धातु युगीन, इसलिए धातु में ताम्र आ गया। तो ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। क्योंकि तांबे के औजार और उपकरण बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे लगता है कि ताम्रवर्ती नगरी है, तांबे की नगरी है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों में यह रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के अनुमान भी लगाया जाता है। अब इसमें 5-7 जो भी क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो आयड़ नदी के किनारे पे स्थित थी। किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी। खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? रतन चंद्र जी अग्रवाल और HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। क्या मिली थी? धूप में सुखाई हुई पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और आहड़ के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के सहित दफनाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सभ्यता के लोग मृतकों को या मृतकों के शवों से गहने आभूषण नहीं उतारते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण बताते हैं। सर्वाधिक बर्तन मिले हैं मिट्टी के, और किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लाल और काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति भी कहते हैं। तांबे के अधिक उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत कार्य का होने का भी प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार की ये आहड़ सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर है गिलोन सभ्यता। राजसमंद जिले में तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता है गिलोन सभ्यता है, राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित गिलोन कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है। यानी गिलोन सभ्यता का नाम आया तो किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पे खुदाई की गई? बनास नदी के तट पर। बनास नदी के तट पर गिलोन सभ्यता कहाँ है? बनास नदी के तट पर। बनास नदी के तट पर खुदाई की गई है। 2 टीलों के उत्खनन से कितने टीले खोदे गए? 2 टीले, बड़े बड़े टिब्बे थे मिट्टी के, तो उनके खुदाई की तो वहाँ से प्राप्त हुई है। किसके समकालीन है? आहड़ सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता ही है। आहड़ सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता ही है, उसकी पड़ोसी हो गई है। तो इसके बाद में है जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे पर अवस्थित थी, इसलिए बनास संस्कृति के नाम से बोला पुकारा जाता है। 1957 और 58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया। बीबी लाल के निर्देशन में 1961-62 में अपने कालीबंगा सभ्यता की भी खुदाई हुई थी, और वही है 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में और उत्खनन कार्य किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 में के मध्य में पूना के डॉक्टर VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य और किया गया।
उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। मतलब उत्खनन में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं ताम्र युग काल के, धातु कालीन यानी कि पाषाण काल में, फिर उसके बाद में धातु काल में, यानी प्राग ऐतिहासिक राजस्थान की बात है, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की। तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिनका कालक्रम कितना निर्धारित किया गया है, सन 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। खुदाई कब 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 की गई थी, तो ये 1957-58 में बेबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। और उसके बाद में 1998 और 2003 में भी उत्खनन कार्य किया गया था। कहाँ के थे, पुणे के डॉक्टर वी एस सिंधे और पेंसिल्वेनिया। क्यों खुदाई की गई थी, इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ के जो अवशेष हो, मानव सभ्यता की प्राचीनता के अवशेष प्राप्त हो रहे थे, तो इसलिए आगे जारी रखने के लिए इसकी खुदाई करते रहे। अब क्या क्या चीज़ें मिली खुदाई में, तो अपने इसमें देखेंगे कि गिलोन से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के मिले हैं, अलग अलग टाइप के मिले हैं, जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। इसके बाद में है 1 2 3 4 5, हाँ लाल और काले। अब ये लाल और काले जो बर्तन थे ना, ये अपने को आहड़ सभ्यता से मिले थे, और लाल प्रकार के बर्तन थे तो वो अपने को कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। लेकिन इसमें 5 प्रकार स्पेशल बना दिया गया, सादे बर्तन भी थे, काले बर्तन भी थे, पॉलिशदार भी थे, भूरे भी थे, और लाल और काले मिलावट के भी थे। और चित्रित मर्द भांड भी प्राप्त हुए हैं, मतलब उनके ऊपर चित्र उकेरे जाते थे। इसके साथ साथ ही उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां मिली हैं, एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। अभी तक अपन ने हाथी दांत का ऊपर वाले 2 सभ्यताओं में हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष नहीं मिले, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि किस सभ्यता में हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो यह है गिलोन सभ्यता, राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलोन सभ्यता के हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष किस में मिले हैं, गिलोन की सभ्यता में मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था। अब ये बात है कि आहड़ में जो ईंट थी वह धूप में ही पकाई जाती थी, लेकिन जबकि गिलोन में इनका प्रचुर उपयोग होता था, यानी आग में पकी हुई ईंट गिलोन सभ्यता में काम में ली गई हैं, गिलोन सभ्यता में काम में ली गई हैं, अलग अलग दूरी पे स्थित थी है। तो यहाँ पे लोगों को कार्य करने की शैली में थोड़ा परिवर्तन था, अलग अलग थी। तो इस प्रकार ये गिलोन की सभ्यता थी, कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता थी वो आयड़ नदी के किनारे थी, वो उदयपुर में थी। और कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी, वर्तमान में आजकल वहाँ घग्गर नदी बहती है, वह हनुमानगढ़ में थी। और ये गिलोन की सभ्यता राजसमंद में है। इसमें क्या मिले थे, हाथी दांत की चूड़ियाँ के अवशेष मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले मिले हैं। चित्रित मृदभांड, मिट्टी के चित्रित किए हुए बर्तन मिले हैं। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे उत्खनन कार्य में पक्की ईंटें, मतलब आग में पकाई हुई ईंटों की प्रचुरता पाई गई है, इस प्रकार से। तो ये 3 सभ्यताएं पढ़ ली अपन ने। इसके बाद में है बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर, मतलब जितनी भी सभ्यताएं हैं वे नदियों के तट पर ही स्थित होती हैं, क्योंकि वहाँ के जो निवास करने वाले जो लोग थे उनको पीने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, कृषि कार्य के लिए भी होती है, खाने पीने के बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ही विकसित होंगी। तो यह है बागोर की सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी तट पर डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में 1967 में से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। कहाँ किया गया, कोठारी नदी भीलवाड़ा में, और बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। किसके निर्देशन में हुआ था, वी एन मिश्र के निर्देशन में। कब से कब तक हुआ, वी एन मिश्र के निर्देशन में हुआ, कब से कब, 1967 से 1970 तक है उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब से कब कब के प्राप्त हुए हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसके बारे में कोई स्पष्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है, केवल अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे मानव सभ्यता रही होगी, इस प्रकार से। जो 4 से 5 हजार ईस्वी पूर्व की मानी जाती है, ईसा पूर्व की। और इस यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। आखेटक मतलब शिकारी होने का, मतलब ये पाषाण के उपकरण मिले हैं पत्थर के, जिनसे वो जानवरों का शिकार किया करते थे और अपना भोजन के रूप में यूज किया करते थे। तो आखेटक होने का प्रमाण मिलता है। बागोर में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे, इसलिए उसको ताम्रवर्ती नगरी कहते थे। और तांबे के उपकरण बागोर से भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये अलग बात आ गई, इतनी देर तक अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि छेद वाली सुई किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में, किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। यहाँ से फिर
यहाँ से कृषि व पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता से कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले यहाँ पे। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अब लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन यानी पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के रूप में इस बागोर की सभ्यता को माना जाता है। इनके अंदर जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, कौन से उपकरण प्राप्त हुए? पत्थर के लघु यानी छोटे छोटे पत्थर के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, तो इसे उसका केंद्र ही मान लिया गया कि लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। ये हो गया। तो इसके बाद में अब तांबे के उपकरण कहाँ मिले थे? आड़ नदी के किनारे मिले थे, आड़ सभ्यता में। तो वो ताम्रवर्ती नगरी कह दिए इसे और इसे बागोर वाली को क्या कह रहे हैं? बागोर वाली को पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र मान रहे हैं। अब यह है गणेश्वर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता के बाद में है गणेश्वर की सभ्यता। इस सभ्यता में है गणेश्वर नीमका थाना के सीकर जिले में स्थित है और नीमका थाना के लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। सीकर डिस्ट्रिक्ट और सीकर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है नीमका थाना। तो वहाँ पे इसे गणेश्वर सभ्यता का है विकास हुआ है। कांतली नदी की उद्गम पर स्थित है। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अब अपन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ताम्र नगरी कैसी किसे कह रहे थे? ताम्र नगरी कह रहे थे अपन आहड़ सभ्यता को, और इसमें भी वही बात आ रही है कि ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण मतलब तांबे का युग जब शुरू हुआ था तो उस टाइम की संस्कृति का महत्वपूर्ण बिंदु है ये। क्यों है? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। मतलब तांबे के उपकरण और आयुध यानी गोला बारूद संबंधित या फिर उपकरण लड़ाई के युद्ध के सामान ज़्यादा मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। मतलब तांबे की जो सभ्यताएं हैं, अबे अपन तांबे की सभ्यता ताम्रवर्ती नगरी किसको मान रहे थे? आर्य सभ्यता को मान रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सामान यहाँ मिला है इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है। मतलब गणेश्वर से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उनमें 99% तांबे के मात्रा है उसमें, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है कि उस क्षेत्र में तांबा निकलता भी है। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृप्सवर्णी मर्दपात्र कहते हैं। कृप्सवर्णी मर्दपात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं या ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आया है कि भारत की गणेश्वर है भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की या ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। पॉइंट को स्पेशल ध्यान रखें, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। भारत में पूरे भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? क्यों कहते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी? क्यों है? क्योंकि यहाँ से तांबा निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था। जैसे आयड में तांबे के उपकरण मिले हैं तो आयड वाले लोग यहीं से ही प्राप्त किए होंगे और दूसरी सभ्यताओं के लोग भी यहीं से प्राप्त किए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी उपकरण मिले हैं और जो भी साक्ष्य मिले हैं उनमें 99% तांबे की मात्रा है और जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सब में तांबे की जो वस्तुएं हैं वो अधिक बरामद हुई हैं। तो इसलिए पता चलता है कि यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। और हाँ, ये बताया भी, अनुमान ये भी लगाया जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी तांबा यहाँ से भेजा जाता था। तो इस प्रकार से किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? नीमका थाना के पास में ही छोटा सा गांव गणेश्वर वहीं पे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कब की है ये? हड़प्पा से पहले की है और 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है ये। तो ये इस प्रकार से 4-5 महत्वपूर्ण सभ्यताएं होगी। अपन ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली, आहड़ सभ्यता पढ़ ली, कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली और फिर आहड़ सभ्यता पढ़ ली। उसके बाद में गिलोन सभ्यता पढ़ ली। उसके बाद में फिर गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली और बागोर की सभ्यता पढ़ ली, भीलवाड़ा वाली। तो इस प्रकार से 4-5 सभ्यताएं महत्वपूर्ण है राजस्थान की। इनमें से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका स्पेशल ध्यान रखिए। कौन सभ्यता से हाथी दांत के मिले हैं, कौन सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, कहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, कहाँ से पत्थर के औजार पत्थर के उपकरण आदि के मिले हैं, कहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पे कौन सी वस्तुएं मिली हैं, कहाँ पे कंकाल वाली जो खोपड़ी है उसमें कहाँ पे पाई गई थी। इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उनका विशेष ध्यान रखें।
और ये अधिकांशतः एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। इसके अलावा और देखें तो ये तो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, 4-5 सभ्यताएं जो पढ़ी है अपन ने। इसके अलावा छोटी छोटी सभ्यताएं और भी हैं जिनके बारे में भी खुदाई का और वो साक्ष्य प्राप्त होता है कि वहाँ पर भी सभ्यताओं का विकास हुआ था, तो उनके बारे में अलग से है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, तो इनके बारे में ये ध्यान रखेंगे अपन। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। जालोर की सभ्यता, अब ये सभ्यताओं के नाम और उनकी जगह का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि भीनमाल की सभ्यता कहाँ है, जालोर में है, जिसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, इस बात को भी याद रखें। और भीनमाल की जो सभ्यता है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, रोमन एम्फोरा सुरा पात्र, सुरा यानी मदिरा पीने का एक बर्तन था, तो वह प्राप्त हुआ है। और एक यूनानी सुराही मिली, यूनान की सुराही मिली, तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे यूनान से लाए होंगे या यूनान से मंगवाए होंगे या यूनान के कोई लोग हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि है, यहाँ पे व्यापारी लोग आया जाया करते थे, इसलिए ये उपकरण प्राप्त। कौन सी सभ्यता सुरा पात्र मिला है, रोमन काल का, तो भीनमाल की सभ्यता से मिला है, भीनमाल की। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ईसवाल उदयपुर में इस जिले में स्थित है और यहाँ से प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता के प्रमाण मिले और यहाँ से क्या मिला है, लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ, जयपुर की बिजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता का व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, मत्स्य जनपद था प्राचीन काल में, तो इसको मत्स्य जनपद कहते थे। आजकल ये जयपुर में स्थित है बैराठ या बिजक की पहाड़ी, विजय की पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी और हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जी जैसे विद्वान इनकी उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त है कि अशोक के स्तंभ के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आप बात कहेंगे कि बैराठ की सभ्यता से। बैराठ कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है और पहले मत्स्य जनपद में आया करता था। और गोल मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो बैराठ से। और अशोक स्तंभ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो बैराठ से। बैराठ के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी बैराठ के, यानी किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो बैराठ की सभ्यता से या बैराठ के समीप से। बैराठ के समीप से, पूरी सभ्यता नहीं थी तो खुदाई में मिले हैं, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बात भाब्रू शिलालेख से, भाब्रू अभिलेख से पता चलता है कि उसके ऊपर इस प्रकार की लिखी हुई चीज़ें हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इसके बाद में है बालाथल, उदयपुर में है। प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने वाले या होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। यानी कहाँ है, बालाथल उदयपुर में ही है। प्रोफेसर V.N. के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कब की है, एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में है। ताम्रपाषाण मतलब ताम्र और पत्थर के काल की, यानी धातु काल की, ताम्र और धातु काल की सभ्यता के समय में थी है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने वाला पुख्ता प्रमाण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से होने वाला ये हड़प्पा की मिलती जुलती सभ्यता है ये। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़ में, अब इनके नाम याद रखेंगे कि रंग महल की सभ्यता कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़ में है, और बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, नोहे भरतपुर में है, नगर टोंक में है। अब ध्यान रखें, नगरी चित्तौड़ में, अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है नगरी, नगरी चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन, अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में और इसका प्रसार और पतन के बारे में भी बता रखा है कि राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार कब कहाँ से हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के 1800 ईस्वी पूर्व के अनुमान लगाया जा रहा था कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता
का समय प्रारंभ होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता की प्रारंभ हुआ था इसमें। और इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अर्थात वेदों में मिले हैं। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, वत्सक 64 से मिले हैं। इस प्रकार से इसके जो वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आगे और देखें तो अब महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, मतलब ये इसमें प्राप्त होता है कि रामायण में जो लिखे तथ्य हैं उनके आधार पर पता चलता है अपने को कि दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था। यानी कि अमोघ अस्त्र एक ऐसा बाण था जो मतलब अब एक बार चला दिया तो वो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा। तो भयभीत हो गए थे इससे कौन? समुद्र देवता। तो ये जो सागर दक्षिणी सागर थे वो भयभीत हो गए थे और फिर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। फिर उसके बाद में भगवान राम ने उस बाण को छोड़ा या उस अमोघ अस्त्र को छोड़ा तो राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है। समुद्र था पहले, यहाँ पे समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था, क्योंकि उधर चला देते थे तो फिर उधर मरुस्थल हो जाता। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बातों में रामायण महाभारत में या उन शास्त्रों में वेदों में जिस प्रकार से लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है और उसी के आधार पे ये तथ्य इसमें जुटाए गए हैं। रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। रामायण की रचना जिन्होंने की थी अर्थात वाल्मीकि जी ने की थी, तो ऐसा माना जाता है कि वो राजस्थान से परिचित थे। यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। राजस्थान के जो आर्य थे उनके महाभारत में भी प्रमुख उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश अर्थात बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र था, कौरव पांडव राज्य के अधीन था। यानी कि महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था, यानी कौरव पांडवों का जो भूभाग था उसके अंतर्गत बांग बीकानेर भी आता था। और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य ही था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। मत्स्य नगर में ही व्यतीत किया था पांडवों ने 1 वर्ष का शासनकाल विराट नगर के दरबार में ही। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। विराट नगर आजकल जयपुर में है ये। तो विराट नगर मत्स्य नगर की मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। तो पांडवों की तरफ से इसने युद्ध किया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है। अंधकारमय क्यों है? क्योंकि स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं, अनुमान ही लगाया जाता है जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पत्रों से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो इनमें खुदाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे। क्योंकि इस समय के बारे में जानने में पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। पुरातात्विक और लिखित किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु बौद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती थी। प्रथम थी जनपदों का उदय और द्वितीय थी साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। मतलब जनपद और दूसरा है जनपदों का विस्तार करना और जनपदों का उदय हुआ। तो ये कब से माना जाता है? ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भारतीय राजनीति में इसका मुख्य उल्लेख माना जाता है। इससे पहले क्या प्राप्त हुए थे स्पष्ट वो अपने को साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, तो ये इसका मानना था। तो आज की इस वीडियो में अपन ने सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये काफ़ी है, 30-35 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इसमें अधिक हो जाएगा। अब राजस्थान के जनपद अगला नया टॉपिक होगा, राजस्थान का जनपद, जो इससे अगले वाले वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। तो बहुत ही काम के प्रश्न थे और 5-6 सभ्यताएँ थी, 8-10 सभ्यता जो जिले का नाम और उनमें क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इतिहास की दृष्टि से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले नई वीडियो में राजस्थान के जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।